नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। हमारा झारखंड राज्य जितना समृद्ध और जितना विविध है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सांस्कृतिक विरासत, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे यहाँ की चित्रकलाएँ। अगर सिर्फ चित्रकलाओं की बात करें तो झारखंड राज्य में 15 से अधिक तरीके के चित्रकलाएँ हैं, जिनमें से एक है सोहराई चित्रकला। ये हमारी आदिवासी महिलाएँ बनाती हैं हमारे प्राकृतिक मिट्टी के 4 रंगों से। इसे हम भित्ति चित्र भी कहते हैं और ये उन्नति का प्रतीक है। जब शादी ब्याह का माहौल होता है तब ये बनाई जाती है, या फिर दीपावली जैसे शुभ अवसर पर ये बनाई जाती है। इसे हम मातृसत्तात्मक चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि ये चित्रकला आपको किसी स्कूल, किसी प्रशिक्षण केंद्र में सीखने के लिए नहीं मिलेगी। ये हमारी आदिवासी महिलाएं विरासत में लेकर के आती हैं। किसी ने अपनी माँ से ये सीखा है तो किसी ने अपनी सास से। पर आज ये चित्रकला कहीं ना कहीं अपने रूप को खो रही है, अपने ऑथेंटिसिटी को खो रही है हमारे बदलते परिवेश में, इस आधुनिकता के चकाचौंध में। पर कई ऐसे संस्थान हैं जो इसे आज भी बचाने के लिए दशकों से काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक संस्थान है विरासत ट्रस्ट, जिसके फाउंडिंग मेंबर जस्टिन इमाम जी हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए। इन्होंने सोहराई चित्रकला के संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया है और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। नमस्कार जस्टिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जस्टिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शकों में ऐसे बहुत सारे लोग हों जो सोहराई चित्रकला के बारे में पहली बार सुन रहे हों। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस चित्रकला के बारे में बताइए, इसकी क्या महत्वता है उसके बारे में बताइए, ये कैसे बनाई जाती है उस बारे में बताइए। जो हर दर्शकगण, सबसे पहले तो जान लीजिए कि हज़ारीबाग एक पठारी इलाका है, पहाड़ों से बना, और इस पठारी इलाका में हम लोगों को पाषाण काल की 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट या चित्रकला शैली मिलती है, जिसको हमारे स्थान या गांव के निवासी कोहवर बोलते हैं। कोहवर, कोह मतलब गुफा, वर मतलब वरवधु, एक ऐसा शब्द है जो एक अभी आज तक चला आ रहा है परंपरागत लोक कला, माँ बेटी से चला एक परंपरागत लोक कला, मट्टी के घर के दीवार में चला आ रहा है। तो ये कोहवर कला जो है, इसमें वो मट्टी के रंग के तत्व, जो लाल मट्टी जिससे वो आपके कोहवर रॉक आर्ट जो पेंट हुए थे, वही पेंटिंग लाल मट्टी का आपका मट्टी के घर में पेंट हो रहे हैं। और ये अलग अलग समुदाय में शादी के अवसर पर संथाल लोग भी बना रहे हैं, मुंडा लोग भी बना रहे हैं, उरांव, कुर्मी, प्रजापति। और ये शादी के बाद जब दिवाली आता है, और दिवाली के पहले तो हम लोग खेती से अपने खेत को सींच दिए होते हैं, लेकिन जो मट्टी के घर के दीवार होते हैं वो पूरे टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, और नए धान का आगमन करना होता है। तो नए धान के आगमन के लिए पहले एक पूजा का आयोजन होता है। जैसे हम लोग सरुल को अपना मानते हैं कि नया साल का आगमन होता है जो मार्च में होती है, तो उसी तरह दिवाली के पहले आपका ये एक नया धान का आगमन के लिए सोहराई पूजा को हम लोग मानते हैं। सोहराई को संथाल लोग बहा भी बोलते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छी तरह से करीब 21 दिन तक महिलाएं 3 सप्ताह तक अपने घर सितंबर महीना में नीपती हैं, पोतती हैं, ज़मीन से लेकर के, अरकट्टा से लेकर के ज़मीन के सारे कोनों को, क्योंकि वो अरीपन भी बनाते हैं जो बोलते हैं चावल की गुंडी से, है ना। और उसी उपरांत वो अपने मट्टी के घर के दीवारों को सोहराई कला से सुशोभित करती हैं। तो ये जो सोहराई कला है, ये एक तरह का कह सकते हैं आपका नए धान का आगमन के लिए, जैसे हमारे नए वधू के समय में नए वधू को आगमन करने के लिए हमारा पेंटिंग होता है, तो उसी चला नया धान का आगमन करने के लिए सोहराई के समय ये कला आती है। तो हज़ारीबाग का कोहवर हो या सोहराई कला हो, ये हम लोगों को बहुत सुंदर रूप से और भिन्न भिन्न तकनीकी माध्यम से अपने क्षेत्रीय गांव के निवासियों में देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम लोग आपके चर्चा करेंगे इसको, जहाँ मुंडा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उन लोग दीवार को काला करके सफ़ेद मट्टी डाल के उंगली से बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। और उसके बाद पहाड़ी में वहाँ कुर्मी लोग जोराकाट में वो लोग अपने घर के दीवार को काली मट्टी डाल करके, दूधी मट्टी डाल के कंघी के टुकड़े से बहुत सुंदर हाथी, जानवर, मोर, चिड़िया ये सब बनाते हैं, क्योंकि वो जंगल के बीच में है। और वही कुर्मी आपका 30 किलोमीटर और अगर हम लोग पूर्व में जाएंगे तो ओरिया नाम का एक गांव है चुरचू प्रखंड में, और उस ओरिया गांव में वो लोग अपने घर के दीवार को पूरा काला कर देते हैं, जैसे जोराकाट में करते हैं, लेकिन वहाँ रंगों के प्रयोग से
जिसमें कि लाल मट्टी और पीली मट्टी और सफ़ेद मट्टी होती है, वो लोग स्टेंसिल या ग्लिप्टिक आर्ट बनाते हैं। माने वो आप जब तक नहीं देखेंगे आप समझेंगे नहीं, वो एक तरह का पोतना करते हैं सफ़ेद में और फिर लाल मट्टी भरते हैं और पीली मट्टी या काली मट्टी। और फिर उसी ओरिया गांव के 20 किलोमीटर और अगर आप पूरब में चले जाएंगे तो आपका बिशुनगढ़ प्रखंड में हमारा एक बहुत सुंदर गांव भेलवारा है। और उस गांव में फिर वही कुर्मी लोग आपके दतवन जो बोलते हैं ना, कुच्ची या रंग के लिए वो क्या करते हैं कि कपड़े का गूथा रंग में डुबा करके लाल से वो लकीर बनाते हैं। लाल रक्त का प्रतीक है ना, सफ़ेद आपका पूर्वजों का राख का प्रतीक और काला माता का प्रतीक। और ये इस तरह से पेंटिंग करते हैं। हमारे उरांव भाई बहन लोग जो हैं उन लोग डांटों में, डिपुगढ़ा में भी बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। हम लोग के अगड़िया लोग जीहू पदमा के पास में बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं। हमारे गांजू लोग जो हैं वो लोग सहेदा करके एक गांव है, वहाँ बहुत सुंदर जानवरों से अपना पेंटिंग करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग बना करके उसके अंदर फिल इन कर देते हैं। अच्छा। तो इस तरह का 3-4 तकनीकी प्रक्रिया से ये सोहराई कला बनती है। और हमारे जो बताएं करीब 15 इस तरह के गांव हैं जो बहुत ही सुंदर तरह से शादी के समय या खेती के समय कोहबर या सोहराई बनाते हैं। जी जस्टिन जी, ये तो हो गई सोहराई की बात, पर आपका इससे जुड़ाव कैसे हुआ? आपकी जो संस्थान है वो कैसे बनी, उसकी कहानी क्या है? हमारे दर्शकों को उस बारे में बताइए। ऐसा है कि मैं तो 1991 में अपना 10वीं की कक्षा का बोर्ड पास किया था जी। और 1991 में ही हम लोगों को रॉक आर्ट साइट जो है इसको के बारे में पता चला जी। और उसके वहाँ जाने आने के क्रम में हम लोग को बहुत सारे गांव थे जो खराटी, जोराकाट, सहेदा, और इन गाँवों को हम लोग डॉक्यूमेंट करते थे, उनकी दीवारों की पेंटिंग को, और बहुत सारे लोगों को रॉक आर्ट लेके जाते थे। लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इसकी दीवारों में जो कला है उसको कागज़ में लाएंगे। लेकिन एक रॉक आर्ट एक्सपर्ट है, वो उन्होंने चिट्ठी लिखा था, अर्विन न्यूमायर उनका नाम है, वो ऑस्ट्रिया वियना से हैं। तो उन्होंने लिखा था कि देयर इज़ अ ग्लू पेपर इपॉक्सी बाइंडिंग टेक्निक बाय विच यू कैन ब्रिंग क्ले कलर ऑफ द वॉल ऑन टू पेपर। मैं 10th में था, मेरा दिमाग 10th का था। जैसे कोई भी बच्चों का होता है। मैं एक्सपेरिमेंट किया, गोंद को लेकर के मट्टी के साथ पेपर में मिलाया और उसके बाद उसमें काला मट्टी डालने के बाद फिर सफ़ेद मट्टी गोंद मिला के डाला और सूखने के पहले उसे कंघी से काटा तो वो पेंटिंग उखड़ के निकला। और तब तक वो वहीं तक सीमित था। लेकिन हम लोगों का 91 में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक कंपनी को हम लोग पाए थे। वो लोग बगैर पर्यावरण के क्लियरेंस के खनन कर रहे थे हज़ारीबाग में, पेपरवार में। तो उन लोग को आउट ऑफ गिल्ट वो CSR के तहत ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन हम लोग को एक ग्रांट दी कि आप लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करिए। तो हम लोग फिर इंटैक जो भारतीय सांस्कृतिक निधि मेरे पिताजी का है जी। तो उनको हम लोग एक प्रपोजल दिए कि हम लोग इन महिलाओं के साथ काम करने चाहते हैं, उनके साथ पेंटिंग्स बनाने चाहते हैं जी। मैं उस समय इंटर में था और मुझे याद है, मुझे मोटर बाइक में मेरे छोटे भाई जेसन के साथ जाना पड़ता था गांव। हम लोग 5-10 पेंटिंग देते थे और वो हर महिला को, और गोंद के साथ, और महीना के अंत में वो पेपर और पेंटिंग्स जमा करते थे। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे पेंटिंग्स इकट्ठा होने लगे, जिनको हमारे प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग करना था। और 95, 96, 97 में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से एग्जीबिशन करने के लिए क्यूरेटर्स आए। ऑस्ट्रेलिया में एग्जीबिशन की सिलसिला शुरू हुई। सन 2000 में हमारे 5 कलाकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया भी गए इस कला को लेकर के। और फिर 2008 में मेरे पिताजी इस कला को लेकर के 5 कलाकारों के साथ रोम, जो आपकी इटली की राजधानी है, वहाँ नेशनल म्यूज़ियम है पिगुरिनी। अच्छा। तो पिगुरिनी जो नेशनल म्यूज़ियम के पूरे ग्राउंड फ्लोर में हमारा कोहबर और सोहराई का बड़े बड़े कैनवसेस और पेंटिंग्स के साथ एग्जीबिशन था। तो 2008 में मुझे ये महसूस हुआ कि अब काफ़ी समय हो गया है, ये कला बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है, करीब 50 एग्जीबिशंस हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी अलका के साथ बोला कि हमें अपना एक छोटा सा दुकान तो नहीं, लेकिन एक काम शुरू करना होगा कि हम लोग अपने गांव की ग्रामीण महिलाओं को एक नया अवसर प्रदान करें। और हम लोग अपने पिताजी के काम से थोड़ा हटकर, थोड़ा अलग, उसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं लुकुम बुदा लुकुम बुदी। मैं अपने पिताजी को यही बोलता हूँ कभी कभी, आप अपने रास्ता मैं अपने रास्ता। अच्छा। तो फिर हम लोग इस विरासत संस्था के माध्यम से ओरमांझी का दीवार सबसे पहली बार सन 2008 में पेंट किए। फिर
हमारा आर्मी वॉर मेमोरियल दीपाटोली रांची में पेंट करने के बाद हम लोग कलकत्ता के अलीपुर में बहुत बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल सुरुचि संघ करके वहाँ ग्रुप है उनके लिए बनाए। और ये सिलसिला हमारा वॉल पेंटिंग का जो था, ये आर्टिस्ट को एक अवसर प्रदान करने लगा, एक आइडेंटिटी देने लगा कि वो शहर के लोग उनको पहचाने और वो शहर के माहौल से रूबरू हो सकें। और इस प्रयास से हम लोग जो 2008 में शुरू किए थे, चल करके 2015 में जब हम लोग को हज़ारीबाग के उपकालीन डीसी मुकेश कुमार जी बोले कि आपको हम लोग रेलवे स्टेशन दे रहे हैं रंगने के लिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन है, इसका स्वागत है उद्घाटन के लिए, तो हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ जब उसको रंगे तो और मन की बात में जब उसकी चर्चा हुई और हमारे पूरे देश में वो एक तरह का लहर उत्पन्न किया, तो वो एक ऐसा खुशी का लहर था कि हम लोग को लगा कि हमारा एक छोटा सा जो बीज है जो निस्वार्थ भाव से हमने हज़ारीबाग में सींचा था, वो काफ़ी दूर दूर तक उसका खुशबू चला गया। और वही समय भी था 2014-15 के क्रम में जब हमारे पास एक फ्रांसीसी महिला आई थी, दाइडी वॉन डी शावन, और उन्होंने हमारे गांव को जब भ्रमण करती थी, जो 2-4 ही मिट्टी के घर दिखते थे जी, तो वो हमें बोली कि हम उनको एक्चुअली बोले कि हम लोग को गांव में मिट्टी का जो घर है, जो आप फ़ोटो खींचने आते हैं, सिर्फ आप 5-10 घर देख करके चले जाते हैं इस पूरे प्रोग्राम में, तो आप क्यों नहीं हम लोग को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और घरों को रंग सकें। तो उसके लिए 500 रुपये का लाल मिट्टी जो रेड ऑक्साइड और येलो ऑक्साइड आता है, वो हम लोग खरीद के उनको उपलब्ध करा सके, तो वो 20,000 रुपया उस समय तुरंत दी। और उस साल हम लोग 70 घर रंगे थे 2013 या 14 में। फिर हम लोग डाइडी के साथ एक फेमिस डू हज़ारीबाग, विमेन ऑफ हज़ारीबाग एक एसोसिएशन बनाए और 5 सीनियर फ्रेंच विमेन हम लोग को सपोर्ट करने लगी फ्रांस में एग्जीबिशंस के माध्यम से। और हम लोग का सेल्स से जो होते थे 1800 यूरो या 1500 यूरो या जो भी, उससे हम लोग क्या करते थे कि आर्टिस्ट लोग के पास मिट्टी भी पहुंचाते थे, दीवार घड़ी हो या साड़ी हो, तो इससे गांव में एक कहिए कि एक ऊर्जा आ गई। और शुरुआती दौर में जो हम लोग के 5-10 गांव थे ना, जैसा हम आपको बताए खराटी, जोराकाट और सहेदा, ये सब, अब हम लोग के पास 15 गांव हो गए, जिसमें कि आपका बहुत खुशी लगती है कि संथाल गांव जो पहले मट्टियों के लिए बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो लोग हमको जैसे बताएं लाल मट्टी के लिए उन लोग मट्टी काटते थे, मोरम निकालते थे, और वो मोरम को धो करके वो लाल जो निकलती थी उससे वो लोग अपना लाल मट्टी से रंगते थे। काला मट्टी उन लोग को मिल जाता था और बहुत मुश्किल से कहीं उन लोग को दूधी मट्टी जो होता है कोयला खदान से लाना पड़ता था, जो हमारे हज़ारीबाग क्षेत्र में अगर बिशुनगढ़ में देखेंगे तो उन लोग को गोमिया फुसरो जाना पड़ता है जी। तो काफ़ी दूर उनको संघर्ष करके 200-300 रुपये खर्च करके 3-4 घंटों का गाड़ी के सफ़र के बाद, दिन भर हो सकता है या 2 दिन खर्च करने के बाद वो मिट्टी उपलब्ध होता है। तो वो संघर्ष जो उन महिलाओं के साथ था ना, वो अब उनके पास वो समय नहीं है। पहले था वो उनके पास, वो नई नई शादी होके आती थी तो वो उनके पास वो ऊर्जा रहता था जी, क्योंकि वो उनका एक घर मट्टी का रहता था जो उनके शरीर के जैसा है। जितना ताकत था, जितना दम था, वो अपने घर में वो उसको लगा देती थी, उसको घर को मजबूत करके रखती थी, उसको सुंदर करके रखती थी। लेकिन जैसे जैसे उनके बेटे बेटियां होती थी और उनके जब पुतौ लोग आती थी, तो वो उनका वो मोटिवेशन कम हो जाता था, और उनके नई पीढ़ी में वो मोटिवेशन नहीं रहने के लिए उनको अब गांव जाएंगे तो बोलेंगे मेरी पुतौ लोग को उतना दूर 8 किलोमीटर जाने का मन नहीं है, 6 किलोमीटर वो मट्टी लाने का मन नहीं। तो वो हम लोग सहयोग प्रदान करने से अब बहुत खुशी लगती है कि हमारे हज़ारीबाग में सुंदर सुंदर मट्टी के गांव सोहराई के पर्व में रंगे जाते हैं। जस्टिन जी, आप बता रहे थे कि कैसे महिलाओं में ऊर्जा होती है इस कला को करने के लिए। मैं जब इस कला के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखे जिसमें कि महिलाएं इतने खुश होकर के बता रही थी ना कि कैसे उन्होंने ना ही सिर्फ झारखंड राज्य बल्कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी यात्रा की है, उनको एक्सपोजर मिला है इस कला के वजह से। ये देख के इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो ज़्यादातर शादी के बाद अपने बंधनों में बंध जाती हैं और उनकी जो पहचान है वो सिर्फ अपने रिश्तों से रह जाती है। अपना खुद का पहचान, खुद का नाम बनाने का मौका मिलता है इससे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का कैसे सोशल स्टेटस इससे इन्हांस हो रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कृति कि जैसे एक तो होता है कि महिला सशक्तिकरण के लोग बात करते हैं कभी कभी, लेकिन सशक्तिकरण से पहले मैं जैसे सोचता हूँ कि महिलाओं के अंदर जो एक पहचान अपना बनाने का जो एक कभी कभी
उनको एक जिज्ञासा रहता है, वो इस कला के माध्यम से मैं बहुत खुश हूँ कि वो उनको उपलब्ध हो चुका है। जो हमारी महिलाएं हैं खास करके, जो इस ग्रामीण क्षेत्रों से कह सकते हैं कि जो कुर्मी प्रजापति या कुछ मुंडा लड़कियों को हम लोग ने वो भेजे हैं, अभी तक संथाल को नहीं कर सके हैं वैसा, लेकिन ये जो कुर्मी, मुंडा और उरांव बच्चियाँ हैं या महिलाएं हैं, ये लोग अभी इतना सक्षम हो गए हैं कि ये गांव में जो पहले टमाटर और आलू और प्याज अदरक के बीच में ही थे, खेती के बीच में, वो लोग अब उनके पास फ़ोन आता है हमारा, हम उनकी टिकट कर देते हैं, तो वो लोग अपना स्वयं आत्मनिर्भर हो करके विशाखापट्टनम तक चली गई हैं। वो आपका चेन्नई तक गई हैं दक्षिणा चित्रकला परिषद के वहाँ पर ललित कला के आर्ट कैंप के लिए। वो बहुत सारे इस तरह के जो नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के आर्ट कैंप्स होते हैं, वहाँ वो लोग अपने बल पे चले गए हैं। और एक और खुशी होती है कि ये आत्मनिर्भरता के साथ साथ उनका जो आत्मसम्मान है और स्वाभिमान है वो भी बहुत बढ़ गया है। वो एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके गांव में उनको हरदम पहले वो बोला जाता था कि ये महिला लोग तो लिखत है, मतलब ये लोग तो कुछ भी लिखता है दीवार में पेंटिंग को, है ना। लेकिन अब महिलाओं के उस कला को वहाँ के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो लोग बोलते नहीं, ये लोग तो आर्टिस्ट है ना। आर्टिस्ट शब्द चाहे शायद उन लोग कलाकार नहीं बोलेंगे, लेकिन आर्टिस्ट बोलेंगे। नहीं, ये लोग आर्टिस्ट है। इन लोगों का घर में बाहर से बड़ा बड़ा मेहमान आते हैं, कभी विदेश से मेहमान आते हैं, तो ये बात हर गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े वर्ग के लोग से आसपास के गांव के लोग भी जानते हैं। तो ये सही आप बोलें कि इनके आत्म स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा ये एक मिसाल है कि हमारे कलाकार और इनसे जुड़े हुए भी जो कलाकार हैं उनमें वो आंख में आप देख सकते हैं कि वो उम्मीद आ जाती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी जस्टिन जी, जो हमारा ये सोहराई कला चित्रकला है वो अलग अलग ट्राइब्स में भी अलग अलग तरीके का होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस बारे में बताइए कि उसमें सोहराई चित्रकला में भी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं अलग अलग ट्राइब्स के, उस बारे में बताइए। सोहराई जैसे मैंने बताया कि ये खेती का कला है। खेती के समय आपका जो हम लोगों का हज़ारीबाग के क्षेत्र में सोहराई बनता है, वो सोहराई आपका सिंहभूम में भी ईस्ट सिंहभूम में भी संथाल लोग के घरों में बनता है। हम लोग के यहाँ आपका सोहराई संथाल लोग का जो है वो जनवरी मकर संक्रांति के समय बनता है, लेकिन आपका सिंहभूम में वो अक्टूबर में ही दिवाली के समय बन जाता है। तो कभी कभी ये डिफरेंसेस होते हैं कि कब कहाँ कौन वो पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन हमारा अगर हज़ारीबाग के सोहराई के बारे में अगर चर्चा करें, मुझे तो लगता है एक तरह से कि सोहराई शायद झारखंड के हर प्रांत में किसी न किसी रूप से बनता है। इसे गोवर्धन पूजा के रूप में भी लोग बनाते हैं, क्योंकि इसमें लक्ष्मी की पूजा, हमारे गाय की पूजा, हमारे हल जवाट खेती के उपकरणों का पूजा होता है। तो सोहराई जैसे हमने बोला था कला से पहले एक पूजा अर्चन है। जैसे इससे हम लोग को समझना होगा कि एक सरुल एक नया साल का आगमन है, वैसे सोहराई एक हमारे नए धान, हमारा नया अनाज और हमारा नया संपत्ति का आगमन है। तो इसमें संथालों का जो सोहराई है ये इसलिए हम चर्चा करें क्योंकि आपका बंगाल का संथाल लोग भी सोहराई बनाते हैं और वो बहुत सुंदर ज़मीन में अरिपन्स बनाते हैं। अच्छा। और उंगली से भित्ति चित्र करते हैं। जी। हम लोग का हज़ारीबाग का जो संथाल लोग हैं उन लोग का सोहराई में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे सिंहभूम का नहीं, लेकिन बहुत सिंपल जिग जैग होगा, फूल वगैरह होगा, कमलाबन वगैरह सब होगा। और ये इन लोग ज़मीन से पिंडा भर का ऊंचाई पे करेंगे, थोड़ा सा 2 फीट की ऊंचाई पे, जिसमें कि लुकैया, पुरनापानी, नानो, जरवाडी ये सब 5-6 गांव हैं हज़ारीबाग के पूर्वी क्षेत्र में। अब उसी पूर्वी क्षेत्र में जैसा हमने बताया भिलवाड़ा में, बिशुनगढ़ ब्लॉक में आपका कुर्मी लोग जो हैं वो लोग लाइंस के माध्यम से कुच्ची या रंग के गूथा से सोहराई बनाते हैं। इसमें पशुपति का जो मोटिव है, पशुपति एक ऐसा देवता हैं, वो आपके पहले जानवर को जंगल से लाए थे जिससे दूध और हल जवाट वो बनाए थे, है ना। तो वो जो पहला जो देवता थे, जो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, राइडिंग ऑन द बुल या कैटल,
वो उसको कभी कभी उसका अलग अलग स्वरूप लोग देखते हैं तो बोलते हैं डायनासोर के जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो गांव की महिला उसको अपने एक परंपरागत प्रथा के माध्यम से रंगते आ रही हैं उस तरह से जी। लेकिन वो जो पशुपति का घोड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक इमेज है, क्योंकि उसके आप कभी कभी सिर में देखेंगे ऐसा हॉर्न बना हुआ रहता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न थे, जो हमारे राजा का जो एम्बलम था उसके भी सर पे एक हॉर्न था। और बहुत सारे सिंबल्स और एम्बलम्स हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेंगे जी। और ये सोहराई जो है भीलवाड़ा का, जिसमें आपको हम बताएं 3 लाइन से बनता है, वहाँ अगर कोहबर भी है, शादी भी है, तो शादी के समय भी उसी तकनीक से लाइंस के माध्यम से वो लोग कोहबर रंगते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई और तकनीक के माध्यम से रंगेंगे, वो लोग कुछ चीज़ से ही रंगेंगे। वहाँ कमलाबन करके एक और बहुत सुंदर फॉरेस्ट ऑफ लोटसेस, आपका मधुबनी में एक जब कोहबर बनता है जी। तो परंपरागत कोहबर जो होता है, अगर आप देखेंगे मधुबनी का, वो राम सीता जोड़ी या कृष्ण लीला ये सबसे हट करके जो कहानियाँ हैं, तो वो 7 देवी देवता गण होते हैं, गोल 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 ऐसा बना रहेगा, उसमें वर वधू रहेंगे, कलश रहेगा, सूर्य चंद्रमा रहेंगे। तो उसी आकार का, उसी सोच का इनका एक कमलाबन फॉरेस्ट ऑफ लोटस बना रहता है। तो वो आपको बहुत सुंदर चीज़ मिलेगा। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर मोटिव्स के साथ में भीलवाड़ा का सोहराई के ये हम लोग आर्ट को देख सकते हैं। इससे जैसा हम आपको बताएं 30 किलोमीटर अब हम लोग पूर्व नहीं पश्चिम अगर वापस जा रहे हैं, तो हम लोग ओरिया में अगर आते हैं तो वहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर मोटिव्स के रूप में बकरी, घोड़े, कुत्ते, गाय, बिल्ली, है ना, ये सब बहुत बोल्ड मोटिव्स जो है वो बनाते हैं जी। कमल का फूल ये सब, और उनके घर भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और उनको काला मट्टी वहाँ गांव के आसपास मिल जाता है, एक नाला में है, और लाल मट्टी हम लोग उपलब्ध करने लग गए हैं जब से, तब से जो उस गांव में सिर्फ 2 या 3 घर रंगाते थे, अब 40 घर से ज़्यादा रंगाते हैं। अच्छा। और बहुत खुशी लगती है क्योंकि वहाँ की महिलाओं को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो गए हैं कि परब आते हैं उन लोग। अब तो ऐसा हो गया कि उस गाँव में सोहराई के नाम पर एक स्पेशल मेला होता है, गाँव में चंदा जमा होता है, और डीजे उन लोग जो बोलते हैं बहुत गांव में आजकल ये सब हो गया है, हाँ। वो उन लोग करने लगे। लेकिन ये खुशी लगती है कि वो लोग अपना सोहराई के उपलक्ष्य में इतना गांव को सुशोभित कर देते हैं। तो ये ओरिया के गांव के बाद और 30 किलोमीटर जैसा हमने बोला, और हम लोग अब उल्टा पश्चिम जा रहे हैं तो जोराकाट अगर जाते हैं तो कुर्मी का ये जो सोहराई, जो काली मट्टी, उनको एक नाला है वहाँ रुदन देवी के घर के पास में, वहाँ मिल जाता है जी। और दूधी मट्टी लगाने के बाद वो लोग कंघी से उसको काटते हैं। यहाँ आपका जो झारखंड में हम लोग सोहराई को अभी तक जाने हैं जी। मुख्यतः इस गांव के कुछ कलाकारों के माध्यम से, जिसमें कि अच्छा। मालो देवी, रुधन देवी और सजवा देवी हैं। ये 3 कलाकार आपका आधा से ज़्यादा रांची रंगे हैं मैंने एक समय में, और इनको हम लोग मास्टर आर्टिजन्स भी कह सकते हैं। और इसी गांव में बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो थोड़े नहीं जाने जाते हैं, जिसमें कि आपके फुलासो देवी हैं, मैनवा देवी हैं, सीता देवी हैं, कौशल्या देवी हैं। तो हम लोग इस गांव में तो 24 कलाकारों को चिन्हित किए थे, जिनका आर्टिजन कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा। जिसमें कुछ का नहीं बना हुआ है। लेकिन इस गांव से अगर और 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सहेदा करके एक गांव है पहाड़ में, और वो गांव में पुतली गांजू रहती थी। और पुतली गांजू जो कलाकार है, उनको 1991 में हम लोग इसको को पाए थे जब, तो उधर से वो पहाड़ चढ़ रहे थे, तब उनका घर सबसे पहले बार पाए थे। और उस समय वो अपनी शादी के लिए रंगी थी। अच्छा। और उनकी शादी सक्सेस नहीं करने के बाद वो हमारे साथ रहने लगे हमारे घर में। अच्छा। लेकिन वो जो पहला पेंटिंग हम उनके घर में हम लोग जो देखे थे पुतली गांजू का, वो गांव में अब उनका भाई थोड़ा मोड़ा कभी कभी कारू गांजू करता है, लेकिन वो गांजू कला पुतली का हम लोग का सिर्फ संस्कृति के प्रांगण में डिपुगड़ा में उपलब्ध है, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहती हैं। और पुतली गांजू एक ऐसा कलाकार है जो आपके सन 2000 में तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग का नेशनल गैलरी, न्यू आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल में उनका कलेक्शन है, कैनबरा में उनका कलेक्शन है जी। उसके बाद इटली में उनका कलेक्शन जाने के बाद फिर स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये सब होने के बाद में इंग्लैंड में जाने के बाद फिर कनाडा चला गया। कनाडा में उनका एक बहुत बड़ा 2019 में 10 फीट बाई 30 फीट लॉन्ग वो अच्छा। आपका आर्ट गैलरी ऑफ कनाडा, जैसे नेशनल आर्ट गैलरी ऑटवा में है जी। तो उसमें
वो एक परमानेंट कलेक्शन के रूप में एंट्रेंस में है दोनों तरफ। तो वहाँ होने के बाद अभी ये साल अभी एक मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, मेट बोलते हैं उसको, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट का अंदर अभी इनका एक 5x10 का कलेक्शन गया। तो ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट को मेजर नेशनल आर्ट गैलरीज, इंटरनेशनल आर्ट गैलरीज में परमानेंट कलेक्शन में डाल दी। तो ये इसके लिए तो पद्मश्री इनको मिलना चाहिए, जो हमारे राज्य से गुजार है कि चाहे वो DIC इंडस्ट्रीज़ करे या हमारे कोई राज्य के कोई सचिव करे, कि इस तरह के हमारे जो गांजू एक अदर बैकवर्ड कास्ट, बहुत छोटा समझे जाते लोग हैं, लेकिन बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की हुई कलाकार हैं। और अगर इस सहेदा गांव से अगर हम लोग और थोड़े से 10-5 किलोमीटर नीचे इसको जाएंगे तो वहाँ मुंडा जो लोग रहते हैं, उसमें सबिता मुंडा, सुबन मुंडा, इन तरह के जो मुंडा बच्ची लोग हैं, उन लोग आपके ललित कला भुवनेश्वर जो है आपका उड़ीसा में, ललित कला के कैंप भोपाल मध्य प्रदेश में, ये सब ललित कला के कैंप्स अटेंड किए हैं। और मुंडा जो हम लोग का सोहराई है, जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उसको वो लोग वहाँ प्रस्तुत किए हैं। और फिर वहाँ से अगर और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो खराटी गांव आता है, जो प्रजापति लोग का है, और वो जो कुम्हार बोलते हैं। और वो लोग का जो सुग्या देवी आर्टिस्ट है आपका, रुक्मणी देवी और जसोदा देवी, स्वर्गीय जसोदा देवी, और उनकी बेटी अनीता देवी, तो ये लोग भी काफ़ी जगह आर्ट कैंप्स में अटेंड किए हैं। और ये लोग का कला को भी दुनिया काफ़ी देखा है। और उसके बाद जैसा हम चर्चा किए कि उरांव लोग का कला, उसमें हम लोग का, मेरी मदर फिलोमिना, मेरी वाइफ अलका, मेरे बेटे एडम, ये लोग का भी काफ़ी योगदान रहा है। जस्टिन जी, अगर आप हमारे देख रहे दर्शकों को सोहराई कला चित्र के संरक्षण के लिए अगर आज कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? सोहराई कला के अगर संरक्षण के लिए अगर हम लोग का कोई एक संदेश रहा तो सबसे पहले है कि इसके रंगों की गरिमा को हम लोग कभी ना इसके साथ छेड़छाड़ करें। ये जो लाल, जो रक्त का रंग है, वो लाल आपका गेरू है ना, और उससे ज़्यादा भड़कीला ना बनाएं। और जो पीला है वो आपका ओकर कलर का रंग है, जो मटमैला होता है, वो लेमन येलो नहीं है ना। और काला काला और सफ़ेद सफ़ेद है। ये 4 रंग एक मौलिक तत्वों से बने हुए सोबर जो कलर्स हैं, ये सोहराई की गरिमा हैं। इस 4 रंगों से अगर ये कला को हम लोग बनाते हैं और इसकी जो आकृतियां हैं उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कला को आने वाले समय के पीढ़ियों के लिए हम लोग संरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि इसकी बहुत सारी छाया या अभ्रंश रूप हमारे अभी समाज में हैं। लोग इसके मौलिक तत्वों में नहीं समझ सक रहे हैं कि ये गांव में किस परिवेश में होता है और शहर के परिवेश में ये किस तरह से दिखता है। तो वो एक बहुत बात है। जस्टिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमें सोहराई कला चित्र के बारे में जानने को मिला और आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कैसे महिलाओं को इसे सशक्तिकरण करने का मौका मिल रहा है, ये जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन करने के लिए और ये जो ग्लोबल विलेज है आज हमारा, ये पूरा वर्ल्ड, वो उसमें हम लोगों को पहचान बनाने की ज़रूरत तो है ही, पर हमारे अपने लोग अपनी विरासत को समझें, उसकी महत्वता को समझें और उसकी कदर करें, वो भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।